कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं छिपा होता। वह सांस लेता है, दीवारों के बीच, पुराने पत्थरों के नीचे, और उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कभी सच जानने की कोशिश की। थोड़ा रुककर, मुझे याद है, आज से लगभग 40 बरस पहले मैंने पहली बार कालद्वीप का नाम सुना था। लोग कहते थे, जो वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। पर सच ये है कि एक व्यक्ति लौटा था, और वही था जिसने मुझे यह कहानी सुनाई थी, राजा मेघवर्ण की कहानी। गहरी सांस लेता है। मेघवर्ण, मयूरगढ़ का राजा, वीर, न्यायप्रिय और जिद्दी। ऐसा राजा जिसने कभी हार नहीं मानी, सिवाय उस दिन के जब उसने समय से लोहा लिया। उस रात, जब पूरा राज्य सो रहा था, राजमहल के गुप्त कक्ष में एक वृद्ध आर्षि, राजगुरु वारणेश, अपने कांपते हाथों से एक प्राचीन ग्रंथ पलट रहे थे। ग्रंथ के बीच से धूल नहीं, धुआं निकला था, और उस धुएं में एक आवाज थी जो किसी जीवित प्राणी की नहीं लगती थी। वो आवाज फुसफुसाई, जो कालद्वीप की खोज करेगा वो स्वयं समय का शिकार बनेगा। राजगुरु ने ग्रंथ बंद किया, पर देर हो चुकी थी। नीली लौ ने कमरे को निगल लिया, और जब अगली सुबह राजा मेघवर्ण पहुंचे, वहां सिर्फ राख थी, और राख के नीचे एक आधा जला हुआ मानचित्र। कथावाचक की आवाज गहरी होती जाती है। राजा ने वह मानचित्र उठाया, और जैसे ही उनकी उंगलियां उस पर पड़ीं, मानचित्र की रेखाएं चमक उठीं, मानो किसी ने भीतर से पुकारा हो, आओ, उस जगह जहां समय ठहर गया है। उस दिन से मयूरगढ़ में कोई चैन से नहीं सो पाया। हवाएं फुसफुसाने लगीं, और महल की दीवारों से रात के समय किसी और के कदमों की आहट आने लगी। कहते हैं, उसी रात राजा ने कसम खाई थी, मैं कालद्वीप जाऊंगा और उस रहस्य को जानकर रहूंगा। धीरे धीरे संगीत मंद होता है, पर उसे क्या पता था कि जिस रहस्य की ओर वह बढ़ रहा है वो सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि समय का जाल था। आवाज में थोड़ा सन्नाटा और गहराई। ये कहानी मैं तुम्हें यूं ही नहीं सुना रहा, क्योंकि मैंने उस द्वीप की गंध महसूस की है, उस हवा की ठंडक जो समय को छू चुकी है। और आज, इतने सालों बाद, जब मयूरगढ़ फिर से अंधकार में डूबने लगा है, मुझे लगता है कालद्वीप फिर से जाग गया है। सुबह का सूरज उस दिन कुछ थका थका सा था, मानो रात का रहस्य अभी भी उसकी किरणों में अटका हो। मयूरगढ़ के प्रांगण में सन्नाटा पसरा था। बस महल के भीतर सिंहासन पर बैठे राजा मेघवर्ण की आंखों में तूफान उमड़ रहा था। उनके सामने पड़ा था वह अधजला मानचित्र। काले किनारों से उठती राख अब भी हवा में तैर रही थी, और उस राख के बीच एक शब्द साफ चमक रहा था, कालद्वीप। थोड़ा रुककर, राजगुरु वारणेश अब नहीं थे, और राज्य में अफवाह फैल चुकी थी कि उन्होंने स्वयं को बलिदान कर उस ग्रंथ के शाप से मुक्त किया। मगर राजा जानता था, यह सिर्फ बलिदान नहीं था, यह एक चेतावनी थी। सेनापति अजयकेतु आगे बढ़े, बोले, महाराज, यह सब बस पुरानी कथाएं हैं, कालद्वीप जैसी कोई जगह नहीं। राजा ने उसकी ओर देखा, गहरी ठंडी निगाहों से। कथाएं वही तो होती हैं अजय केतु, जिन्हें सच कह देने से लोग डरते हैं। उस शाम महल के प्राचीन कक्ष में सभा बुलाई गई। सभी दरबारी, राजपुरोहित और रक्षकों को बुलाया गया। दीवारों पर लगी मशालें जल उठीं, और राजा ने घोषणा की, मैं कालद्वीप की यात्रा पर निकलूंगा। जो भयभीत है वह पीछे हट जाए, जो साथ देगा उसका नाम अमर होगा। कुछ दरबारी डर के मारे झुक गए, कुछ फुसफुसाने लगे, राजा पर कोई जादू चल गया है। पर 3 लोग आगे बढ़े, सेनापति अजय केतु, राजकुमारी तिलोत्तमा और वृद्ध साधक महेंद्रनाथ। वही महेंद्रनाथ जिन्होंने एक बार कहा था, हर शाप का अंत उसी जगह होता है जहां वह जन्मा था। धीरे धीरे स्वर में रहस्य बढ़ता है। यात्रा की शुरुआत एक अमावस्या की रात को हुई। घोड़े तैयार थे, आसमान बादलों से ढका था। राजा ने अपनी तलवार वज्र केतु कमर से बांधी, वही तलवार जिससे उनके पूर्वजों ने 5 युद्ध जीते थे। जैसे ही दल महल की सीमा से बाहर निकला, हवा की दिशा बदल गई, जैसे स्वयं प्रकृति इस यात्रा के विरोध में हो। पहला पड़ाव था अंधवन, एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी कभी पूरी नहीं पहुंचती। कहते हैं, उस जंगल के बीचों बीच एक झील है जो सिर्फ चांदनी में दिखाई देती है,
और वही झील कालद्वीप की ओर पहला संकेत देती है। घोड़े थक चुके थे, पर राजा ने रुकने से इनकार कर दिया। राजकुमारी तिलोत्तमा ने कहा, पिताजी, अगर यह सच में श्रापित जगह है तो हमें लौट जाना चाहिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जिस सच से डरकर लौट जाऊं वह मेरा राज्य नहीं, मेरा डर राज करेगा। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, हवा में धूल नहीं, राख की गंध घुलने लगी। पेड़ किसी अजीब भाषा में कराह रहे थे, और दूर कहीं एक स्त्री की हंसी गूंज रही थी, पतली, ठंडी और अजीब। महेंद्रनाथ ने कहा, वह हंसी इंसान की नहीं, नागमंत्रा की है। अजय केतु ने तलवार खींच ली। नागमंत्रा? महेंद्रनाथ ने कहा, हाँ, वही जो कालद्वीप की रक्षक है। आवाज धीमी, भयावह होती है। कुछ देर बाद जब रात पूरी तरह उतर आई, दल ने देखा झील सामने थी, पर झील का पानी काला था, जैसे उसमें आसमान नहीं, अंधकार तैर रहा हो। राजा ने पानी में झांका, और पानी में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि राजगुरु वारणेश का चेहरा दिखा, जो कह रहा था, मत बढ़ो मेघवर्ण, वहां से कोई नहीं लौटता। राजा पीछे हटे, पर तभी झील की सतह पर कुछ उभरा। वही अधझला मानचित्र, अब पूरा और साफ, और उस पर एक नया रास्ता बना था, जो सीधे झील के पार जा रहा था। राजा ने तलवार उठाई और कहा, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। और उसी क्षण झील का पानी दरकने लगा, जैसे धरती का पेट खुल रहा हो। घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू किया। तिलोत्तमा ने चीखकर कहा, पिता, यह झील नहीं, यह जाल है। मगर तब तक राजा झील में उतर चुके थे। गहरी, धीमी सांस की आवाज, और वहीं पहली बार उन्होंने उस द्वीप की झलक देखी जो समय के पार था। उस दिन से लेकर आज तक किसी ने मयूरगढ़ के राजा को नहीं देखा, पर जब भी हवा में राख की गंध आती है, लोग कहते हैं, राजा मेघवर्ण फिर लौटेगा, जब समय फिर थमेगा। कथावाचक थोड़ी देर चुप रहता है, फिर शांत स्वर में कहता है, और अब इतने वर्षों बाद मुझे वो निशान फिर से दिखे हैं। वही नीली लौ, वही फुसफुसाती हवा। लगता है कालद्वीप फिर से जाग गया है। कथावाचक की धीमी गहरी आवाज। झील का पानी जब दरकने लगा, तब किसी को समझ नहीं आया यह धरती है या किसी अन्य लोक का द्वार। राजा मेघवर्ण के पैरों के नीचे की जमीन फिसल गई, और अगले ही पल सब कुछ अंधकार में डूब गया। कहते हैं, जब उन्होंने आंखें खोलीं, तब उनके चारों ओर कोई जंगल नहीं था, बल्कि काले पत्थरों से बना एक गोल प्रांगण था, जिसके बीचों बीच खड़ी थी एक स्त्री। लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें सांप की तरह चमक रही थीं, और उसके गले में सोने के नहीं, जीवित सांपों के हार थे। वह मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो सुंदर भी थी और भयानक भी। राजा ने तलवार उठाई, पर वह बोली, तलवार नीचे रखो मेघवर्ण, यहां समय नहीं चलता, यहां सिर्फ नियति बोलती है। राजा स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं नागमंत्रा हूं, कालद्वीप की रक्षक। उसके स्वर में ऐसी गूंज थी जैसे 100 औरतों ने एक साथ बोल दिया हो। नागमंत्रा आगे बढ़ी। उसकी चाल में न कोई आवाज थी,